So students, we have studied about digestive system. Now we are going to study about a very important life process that is called respiration. Respiration. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. बट उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटी सी सिचुएशन देखते हैं. आप देखिए एक कोल है. कोल इज अ फ्यूल, अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिल सकती है. हालांकि ये कोल जब अभी रखा हुआ है तो एनर्जी नहीं मिल रही है. ये कोल बस ऐसे रखा हो तो हमें उससे एनर्जी थोड़ी मिल रही है स्टूडेंट्स. हाँ, लेकिन इस कोल को जब बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स. आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में उस एनर्जी से फूड कुक किया जा रहा है. कोल को जलाने से जो एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, उससे ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं, स्टीम इंजन भी चलाए जाते हैं. ठीक है, तो कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. उसको जलाने से हमें एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स. अगर हम टेक्निकली देखें स्टूडेंट्स, तो कोल को जब हम बर्न करते हैं तो एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन होता है. क्या केमिकल रिएक्शन होता है आपको शायद पता भी हो स्टूडेंट्स, कि कोल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जब उसको हम जलाते हैं. ठीक है, जब उसको जलाते हैं तो आसपास हवा होती है, हवा में ऑक्सीजन गैस होती है. तो उस ऑक्सीजन गैस का कोल के साथ केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन. और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी भी रिलीज होती है. और ये जो एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे काम की होती है. ठीक है, उससे हम यहां पे फूड कुक करते हैं या ट्रेन्स चलाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कैसे कोल केमिकल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव अस एनर्जी. अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकॉल करेंगे. उसमें हमने देखा था कि ये 5 स्टेप्स होते हैं. तो उसमें हमने देखा था स्टूडेंट्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट होता है. मतलब वहां पे जो फूड हम खाते हैं उसको बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, जैसे ग्लूकोज में, एमिनो एसिड्स में, इन सब में तोड़ दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये डाइजेशन के प्रोसेस में होता है. फिर हमने देखा था कि ब्लड कैपिलरीज के हेल्प से अब वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेल तक पहुंचते हैं. ये था एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस. याद आ रहा है आपको? फिर स्टूडेंट्स एसिमिलेशन में क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एसिमिलेशन में हमने ये देखा था कि जो फूड इस सेल तक पहुंच रहा है, सेल उससे एनर्जी लेता है और डिफरेंट डिफरेंट काम करता है. यही होता है ना एसिमिलेशन में. एसिमिलेशन में जो फूड यहां पहुंचता है, बॉडी उसका यूज करती है स्टूडेंट्स, उससे एनर्जी लेके डिफरेंट डिफरेंट काम करती है. तो स्टूडेंट्स एसिमिलेशन एक बार क्या होता है हम फिर से लिख सकते हैं. इन एसिमिलेशन food reaching to cells is used to obtain energy for various life processes. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सेल आने वाले इस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है. आप समझ रहे हो? रेस्पिरेशन में हम यही पढ़ते हैं कि आने वाले इस ग्लूकोज से सेल कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, किस मैकेनिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस करती है. That is the topic to be studied in respiration. तो आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें एनर्जी मिलती है, वैसे ही स्टूडेंट्स कुछ हमारे बॉडी में भी होता है. ग्लूकोज जो सेल के पास पहुंचता है, ठीक है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. सेल के अंदर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है. तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया था. जैसे इस एग्जांपल में कोल था हमारे पास, ठीक है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, वैसे हमारे बॉडी में कोल की जगह पे ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक, तो ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जैसे कोल था. ठीक, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया. ये सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. तो स्टूडेंट्स इस बात को हम लिख भी सकते हैं, फूड रीचिंग टू सेल्स ऑफ बॉडी, ग्लूकोज ही नहीं बल्कि बाकी जो फूड सब्सटेंस पहुंचते हैं वो भी, फूड रीचिंग टू सेल्स ऑफ बॉडी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. स्टूडेंट्स ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे बड़े सिंपली मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज कोल की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी दे रहा है. पर ये केमिकल रिएक्शन उतनी सिंपल नहीं होती है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं. वो सब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स देखने वाले हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. और स्टूडेंट्स ब्रीफली हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है. ये एक हमारे बॉडी का सेल है, उसमें फूड की एंट्री होती है,
डाइजेस्टेड फूड उसमें आता है, उसमें ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन कैसे आता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट जब हम सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन, जब हम ब्रीद करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा हवा जो है हमारे नोज के थ्रू बॉडी में एंटर करती है, ठीक है, बॉडी में एंटर करती है, सेल तक पहुंचती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है बाहर से, फूड सेल तक पहुंचता है, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन में CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ ओवरऑल इस टाइप की से पिक्चर होती है। हालांकि इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम देखेंगे, और हर एनिमल में या हर प्लांट में, हर लिविंग बीइंग में एग्जैक्टली ऐसा होता भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ये तो मैंने बात की कि हम में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो एनर्जी इस रिएक्शन में बनती है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। वाटर जो बनता है वो भी यूजफुल है, वाटर तो बॉडी के लिए यूजफुल होता ही है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट हम पानी पीते भी हैं। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, हार्मफुल होता है। तो इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, उसको बॉडी में रख नहीं सकते, बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे जो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं उसको कई बार सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते होंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो पूरा रिएक्शन का प्रोसेस है वो सेल के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इस प्रोसेस को सेलुलर रिएक्शन भी, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो केमिकल रिएक्शंस इन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज या फूड, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है जिससे केमिकल रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो एटमोस्फेयर से, तो एटमोस्फेयर से हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं बॉडी में, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी फेंक रहा है बॉडी से, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हो रहा है स्टूडेंट्स, वो भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ठीक। तो ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, उसमें हम इन दोनों चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि कैसे गैसेज एक्सचेंज होती हैं इन केमिकल रिएक्शंस के लिए, और इन केमिकल रिएक्शंस में एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी दो तरीके के इनफैक्ट होते हैं। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, ठीक है। तो क्या होता है एरोबिक और एनएरोबिक, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सपोज करें कि ये हमारी बॉडी के अंदर सेल है, ठीक है, यहां पे ग्लूकोज पहुंचा, ठीक है। हालांकि डाइजेस्ट होके तो एमिनो एसिड्स वगैरह भी पहुंच सकते हैं, बट इस सेक्शन में हम ग्लूकोज की ही ज्यादा बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन में, क्योंकि हमें ज्यादातर एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है, ठीक। तो स्टूडेंट आप देखो क्या होता है, ये जो ग्लूकोज आता है सेल के अंदर, सेल के अंदर जब ग्लूकोज एंटर करता है तो उसका कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो एक नया कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड पायरूवेट, या फिर इसको पायरूविक एसिड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है स्टूडेंट्स, वो पायरूवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनाता है। कैसे आप समझ सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, 6 2 4 5 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, लेकिन पायरूवेट में 3 ही कार्बन होते हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कैसे एक ग्लूकोज से 2 पायरूवेट बनते हैं, ठीक है। बेसिकली इफेक्टिवली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 पार्ट में टूट सा गया है, ठीक है। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, पायरूवेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज सेल के अंदर गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसने पायरूवेट बनाया। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो पायरूवेट है वो सेल के अंदर आने वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी। यहां पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है पूरा भी देखा जाए तो मतलब हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया, ठीक है, और फाइनली हमें एनर्जी मिली, बट बीच में पायरूवेट नाम का भी एक कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स।
अब इसमें एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेप है केमिकल रिएक्शन का, ये जो स्टेप ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का, उसमें आप देखो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो इस स्टेप में ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी जरूरी होता ही होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, उससे रिएक्ट करके ही पायरुवेट ये सारी चीजें बना पाता है। एक और चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप है, वो सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऑर्गेनल होता है, आपको पता होगा। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में है कैसी केमिकल रिएक्शन होती है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है बिना ऑक्सीजन के साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुवेट से एनर्जी रिलीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन होती है। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर, यानी बहुत सारे, इनफैक्ट ज्यादातर एनिमल्स के बॉडी के अंदर यही केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि ह्यूमंस में, डॉग्स में, एलिफेंट्स में, टाइगर्स में, इंसेक्ट्स में, इनफैक्ट प्लांट्स में भी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज जो है वो इस रिएक्शन से एनर्जी बनाता है। ठीक है, और इस एनर्जी से हमारे बॉडी के बहुत सारे काम होते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनके अंदर ये केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक यीस्ट फॉर एग्जांपल, उनमें ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, थोड़े अलग टाइप के होते हैं जिनको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखिए उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। तो सपोज करिए ईस्ट के बॉडी का ये सेल है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज आया। ठीक है, तो फिर से सेल के अंदर ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, और ये जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप वो सेम ही होता है, वो सेम ही होता है। एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो रिएक्ट करके दो पायरुवेट बनाता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड स्टेप यहां पे हो रहा था वो यहां पे अलग होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहला तो कि सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत थी, यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही ये पायरुवेट रिएक्ट करता है और देखो क्या बनाता है, 2C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल ये कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड यहां पे बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि ईस्ट, उनमें भी हो तो यही रहा है कि ग्लूकोज से फाइनली एनर्जी बन रही है, लेकिन बीच में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो थोड़ी अलग है। यहां पे इथेनॉल बन रहा है जबकि यहां पे इथेनॉल नहीं बन रहा था। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत थी, यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। और भी कुछ डिफरेंसेज है, जैसे आप देखें कि यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहां पे दोनों के दोनों स्टेप्स जो है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाते हैं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में। तो प्लाज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन कुछ में एनारोबिक भी होता है। देखो एनारोबिक का मतलब ही क्या होता है, एन मतलब है विदाउट, विदाउट, और एरोबिक मतलब एयर। ठीक है, कि ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एयर के बिना हो रहा है, ऑक्सीजन के बिना हो रहा है, किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये एरोबिक मतलब ये ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। ऑक्सीजन नहीं हो तो ये स्टेप हो पाएगा, आगे वाला स्टेप नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये भी है स्टूडेंट्स कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी और वो मर जाएंगे स्टूडेंट्स, मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जैसे यीस्ट हो गया, उसको तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, तो उसको ऑक्सीजन नहीं भी मिले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन लीव। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ऑर्गेनिम्स एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं दे कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन जो एनारोबिक का यूज करते हैं दे कैन लीव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं ऑर्गेनिम्स यूजिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन, सही है, लेकिन ऑर्गेनिम्स यूजिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहां पे कुछ एक दो टर्म्स और होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का ये जो प्रोसेस होता है
उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। और फिर ये पायरूवेट से ये जो चीज हो रही है आगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये सारी चीजें बन रही है, उसको बोलते हैं कर्ब साइकिल। कर्ब साइकिल, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो पहला स्टेप तो वही था, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज से पायरूवेट बनने का प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, जो यीस्ट में होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, स्पेस थोड़ी कम है, कहां लिखूं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, इस स्टेप को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने जो कुछ देखा उसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। तो आप देखो, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, उसकी जो इक्वेशन हमने देखी थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसकी हमने इक्वेशन देखी थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में या फिर बाकी जो मेन एनिमल्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इनमें कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उनमें कई बार कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है, वही हम देखना चाहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर बिग एनिमल्स। स्टूडेंट्स आप इन फोटोग्राफ्स को देखो, इस केस में जो लेडी है वो आराम आराम से चल रही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों केस में देखो बहुत विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है। ये आदमी बहुत तेज तेज दौड़ रहा है, यहां पे ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट जो छोटे मोटे हम काम करते हैं, चलना, बैठना, उठना, ठीक है, या और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम, उनके लिए एनर्जी कहां से आती है? इस केमिकल रिएक्शन से आती है, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे बॉडी में हर टाइम चल रही होती है, हर टाइम चल रही होती है और एनर्जी बनाती रहती है, एनर्जी बनाती रहती है। उस एनर्जी से हम अपने बॉडी के सारे काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन लेते हैं, बहुत ज्यादा अपने मसल्स पे दबाव डालते हैं, तो इन केसेस में एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा होगी, तभी तो हम बहुत तेज तेज दौड़ेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो उस केस में जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी होने लगेंगी, जल्दी जल्दी होने लगेंगी, ताकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाती है। क्यों? देखो, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर आता है ना, ठीक, तो वो लिमिटेड अमाउंट में ही आ सकता है, ठीक। तो अब क्योंकि ये रिएक्शन जल्दी जल्दी होना चाहती है, तो जो भी ऑक्सीजन आता है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है बॉडी के अंदर। आप समझ रहे हो? हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये रिएक्शन जल्दी होना चाहती है, तो तुरंत में सारा ऑक्सीजन खत्म होने लगता है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये पायरूवेट बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाना शुरू कर देता है, हमारे बॉडी में बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, आप समझ जाएंगे कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उस टाइम वो दो पायरूवेट तो पहले के जैसे ही बनाता है, लेकिन अब विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये पायरूवेट, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन हमें और एनर्जी चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन है नहीं, तो बिना ऑक्सीजन के पायरूवेट टूट के लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के और एनर्जी बनाता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के। तो आप देखो यहां पर भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे बॉडी के काम आती है। तो आप देख सकते हैं पहले तो कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है वो इस वाले से अलग है, इस वाले से अलग है। तो यीस्ट वगैरह में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, उसमें अलग इक्वेशन होती है, उसमें इथेनॉल बनता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में या बाकी एनिमल्स में जो कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके हुए, आप समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स दूसरी बात यह भी है कि ये वाला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ मसल्स में होती है, मसल्स के सेल्स में होती है, मसल सेल्स। क्यों मसल्स के सेल्स में होती होगी? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो मसल्स को ही तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो मसल्स में ये रिएक्शन होती है जिससे एडिशनल एनर्जी बनती है। एंड प्लीज नोट, उस टाइम ये रिएक्शन बंद नहीं हो गई है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये रिएक्शन तो चली रही है, इससे एनर्जी मिल रही है, प्लस ये रिएक्शन भी होने लगती है ताकि हमें और ज्यादा एनर्जी मिल सके। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप दौड़ते हो बहुत तेज तेज तो आपके लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्रैम्प, मसल खींच जाती है, फिर आप दौड़ नहीं पाते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मतलब 1 घंटे 2 घंटे के लिए। वो क्रैम्प कैसे आ जाता है स्टूडेंट्स? उसके लिए ये लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है।
जब आप बहुत ज्यादा दौड़ने की कोशिश करते हो, आपको आदत नहीं है, ठीक है, तो आपके बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है और लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, ये अगर हमारे मसल में अच्छे खासे अमाउंट में जमा हो जाए, हमारे मसल में लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाए, तो उसके जमाव से मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। ठीक, हालांकि कुछ देर बाद ये खुद से ठीक भी हो जाता है, बट वो जो क्रैम्प आता है वो आता है इस लैक्टिक एसिड के कारण ही है। क्रैम्प इन मसल्स अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और स्टूडेंट सिर्फ हमारे बॉडी में क्रैम्प आता है ऐसा नहीं है, अगर कोई टाइगर भी दौड़ने लगता है बहुत तेज तेज तेज, तो उसके बॉडी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चालू हो सकता है, जिससे लैक्टिक एसिड उसकी बॉडी में बन सकता है और उसके लेग्स में भी क्रैम्प आ सकता है। तो एनिमल्स के बॉडी में भी क्रैम्प आता है और वो भी उसी कारण से, लैक्टिक एसिड के बनने से। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख भी लेंगे हम, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज anaerobic respiration also starts in our body to produce additional energy required by muscles। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें जो 3 केमिकल रिएक्शंस हमने देखी है उसको मैंने यहां पे समराइज कर दिया है। तीनों ही केस में पहला स्टेप तो सेम है कि एक ग्लूकोज टूट के 2 पायरुवेट बनाता है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनती है। ठीक है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन 2 तरीके थे हमने देखे, एक जो यीस्ट वगैरह में होता है उसमें इथेनॉल बनता है, जो हमारी बॉडी या बाकी एनिमल्स में होता है वहां लैक्टिक एसिड बनता है। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो एनर्जी बनती है उसमें एक और कैच है, मतलब ये जो एनर्जी बनती है ना वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में यूज नहीं होती है। मतलब इन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में यूज नहीं होती है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आप 5 मिनट पेशेंस से सुनो, आपको समझ में आ जाएगी। हमारे बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस होता है एटीपी, जिसको एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनो का ए, ट्राई का टी एंड फॉस्फेट का पी, तो एटीपी। ठीक है, ये जो केमिकल कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, उसको आप ऐसा सोच सकते हो कि एडिनोसिन नाम का कोई चीज होता होगा, ठीक है, और फॉस्फेट नाम की कोई चीज होती होगी, ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 वैसी चीज एडिनोसिन से अटैच्ड होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन विथ 3 फॉस्फेट्स। ठीक है, अब एक और चीज भी होती है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट ये कैसा होता होगा, एडेनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट्स अटैच होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको एनर्जी करेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार एनर्जी तो पिछले केमिकल रिएक्शन से मिलती है, तो ये कैसे प्रोवाइड करता है। देखो अभी आप समझ जाओगे क्या होता है स्टूडेंट्स। जब हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो टूटता है, टूट के एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनाता है। और जब डाइफॉस्फेट बनाएगा तो आप देखो एक फॉस्फेट बाहर निकला होगा, एक फॉस्फेट बनाता है, साथ में वो एनर्जी रिलीज करता है। जब हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट के डाइफॉस्फेट बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी एक्चुअली यूज करती है। ठीक, और स्टूडेंट्स आप देखो पिछले जो रिएक्शंस हमने देखे उनसे जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी क्या करती है, आप देखो वो एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से रिएक्ट करती है और प्लस एक फॉस्फेट से भी, और फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। तो आप समझना क्या होता है, वो 3 रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है, उन 3 रिएक्शन से जो एनर्जी आ रही है वो डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है और ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ये ट्राइफॉस्फेट टूट के डाइफॉस्फेट बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है। और फिर जब पिछले वाली रिएक्शन से एनर्जी बनती है तो इस डाइफॉस्फेट को वापस से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है। तो मतलब हमारे बॉडी में ये सिलसिला चलता रहता है। जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट बन जाता है, जब एनर्जी चाहिए तो ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट बन जाता है और एनर्जी देता है। और जब एनर्जी आती है बॉडी के पास तो ये डाइफॉस्फेट वापस से ट्राइफॉस्फेट बन जाता है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे यहां पे क्या होता है। अब देखो जो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उसको इस नॉलेज के साथ हम कंबाइन करते हैं थोड़ा। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है,
इन तीनों ही रिएक्शन से ये जो एनर्जी यहां पे बन रही है, ये जो एनर्जी यहां पे बन रही है, वो एनर्जी, ये तीनों ही, यही जो एनर्जी है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट से रिएक्ट करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देती है। ठीक है, ये जो एनर्जी बनी इन केमिकल रिएक्शन से वो डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट बनाता है और ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, और जब हमें एनर्जी चाहिए होता है तो ये ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट बनाता है और एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, और फॉस्फेट ही बनाता है। ठीक है, और वो एनर्जी एक्चुअली हमारी बॉडी यूज करती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है, ये एनर्जी डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करती है और ये हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता है। ठीक है, और जब एनर्जी चाहिए होती है तो ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है और फिर ये डाइफॉस्फेट वापस से इन एनर्जीज को लेके ट्राइफॉस्फेट बनाता है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात? फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि देखो, ये वाली जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली जो इक्वेशन है, एरोबिक, तो उसमें क्या हुआ, एक ग्लूकोज से कुछ एनर्जी बनी। ठीक, इसमें और इसमें भी एक ग्लूकोज से कुछ एनर्जी बनी। ठीक, तीनों रिएक्शंस में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी बनती है। हालांकि स्टार्ट हम एक ग्लूकोज से ही कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से ही कर रहे हैं, बट इस केस में अलग अमाउंट की एनर्जी बनती है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। और इन दोनों केस में उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बनती है, कम एनर्जी बनती है। इस वाले केस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो एनर्जी बनती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो एनर्जी बनती है वो 38 एडीपीज को 38 एटीपीज में कन्वर्ट कर देती है। इस वाले पाथ में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है वो 38 एडीपीज को 38 एटीपीज में कन्वर्ट करती है। तो यहां पे हम इनफैक्ट ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 38 एटीपी। ठीक है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है यहां पर वो 38 एटीपीज बना लेती हैं एडीपी के हेल्प से। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, इसमें इतनी कम एनर्जी रिलीज होती है कि वो सिर्फ 2 एडीपी को ही कन्वर्ट करके 2 एटीपी बना पाती है, 2 एटीपी। और इस केस में भी कम एनर्जी रिलीज होती है और वो भी यहां पर भी 2 एटीपी ही बनता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो कई बार बुक्स में आपको ये इक्वेशंस इस तरह से लिखी हुई दिखेंगी, एनर्जी की जगह पे एटीपीज लिखे होंगे। तो ये कैसे आपको समझ में आ गया? ये जो रिएक्शंस हुई उनसे जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी वापस से ये वाला रिएक्शन करके एटीपी बनाती है। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है इसलिए इसमें बहुत सारे एटीपीज बनते हैं 38, और इन दोनों में कम एनर्जी रिलीज होती है तो कम एटीपीज ही बन पाते हैं 2। ठीक, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बने, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते तो क्या होता, 2 into 4 एटीपीज बनते। 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते तो क्या होता, 20 एटीपीज बनते, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आई एम होप कि आपको क्लियर होगा फंडा। थोड़ा सा यहां पे लिख भी लेते हैं कि एटीपी एंड एडीपी आर प्रेजेंट इन सेल्स, सेल्स में होते हैं प्रेजेंट है। एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर एडीपी टू एटीपी कन्वर्जन। When energy is required by body, ATP converts to ADP, releasing energy for different things. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कभी डिफरेंस पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोल सकते हो? एनएरोबिक में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एनएरोबिक में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। सही है स्टूडेंट्स? फिर अभी हमने ये भी देखा कि एरोबिक वाला जो रेस्पिरेशन है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लेकिन एनएरोबिक में लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमने पहले देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ठीक है, और एनर्जी तो रिलीज होती है, और एनएरोबिक में इथेनॉल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।